एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पिछली क्लास में रह गए थे। तो जल्दी से बिना किसी देरी के फटाफट से बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ। अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है रिजॉल्व 2023, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया ऑफर हम सब के लिए जो 2023 में धमाल मचाना चाहते हैं, एकदम फुल टू आग लगाना चाहते हैं। अनअकैडमी दे रहा है आपको सभी सब्सक्रिप्शंस पर 23% तक का ऑफ, तक का नहीं, एग्जैक्ट 23% का ऑफ आपको मिलेगा। एंड क्या क्या चीज़ें आपको साइन अप करने पर मिलेंगी फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज। आप अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हैं लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, स्ट्रक्चर्ड बैचेस और कोर्सेज आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगा, क्विजेज साथ में होंगे एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग होगी बाय द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स। तो यानी कि आपके जो आने वाले बोर्ड्स की तैयारी है वो बहुत ही गजब होने वाली है। ठीक है, अब एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। कि जो 24 मंथ्स का कोर्स है विच इज़ ऑफ 38,000, वो आपको मिलेगा ऑफ 29,000। तो आप देख रहे हो कितने ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है। एंड दिस इज़ इन योर प्लस एज वेल एज आइकॉनिक, दोनों कोर्सेज में अवेलेबल है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड था कोर्स को परचेज करने के लिए, एंड कॉस्ट वाज समथिंग जो आपको पीछे खींचे हुए था, सो यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड विच इज स्वाति FD एंड देन यू कैन गो एंड परचेज दिस कोर्स। ठीक है, चलिए स्वाति FD। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं सिंस हम, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें पहले पढ़नी पड़ती है। तो ये एक पैराग्राफ गिवन है, पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर हम आगे मूव करेंगे। पैराग्राफ में क्या गिवन है? Metals, as we know, are very useful in all fields, industries in particular. नॉन मेटल्स आर नो लेस इन एनी वे। ये कह रहा है कि भाई मेटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, पर इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन मेटल्स का कहीं पर इस्तेमाल नहीं है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वेल एज फॉर कंबशन। नॉन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रीमली यूजफुल, जैसे नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नॉन मेटल्स आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 3 states of matter. Only solid non-metals are expected to be hard, however। देखो वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं। पर जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं उनमें हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हार्ड है। दे हैव लो डेंसिटी एंड आर ब्रिटल। दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किस हिसाब के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ नॉन मेटल बट इज लस्चरस। लस्चरस मतलब जिसमें चमक होती है। लस्चरस क्या होता है? चमक। जैसे सोने में चमक होती है ना, तो उसी तरीके से ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, जिसमें लस्चर होता है? तो जब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को साथ ही साथ एक्सेप्शंस भी कराए थे। देखिए यूजुअली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। परंतु इसका एक एक्सेप्शन है हमारा आयोडीन। आयोडीन में लस्टर होता है, आयोडीन में चमक होती है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, आयोडीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स? आप इन दिए गए ऑप्शंस में से किस कंपाउंड को किंग ऑफ केमिकल्स कह सकते हैं? तो ठीक है, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। कोई नहीं, अब मैं बता दूंगी। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। इसको बेटा हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से आपके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, यूरिया हमारा खाद में गिरता है, अमोनिया भी खाद में गिरता है, नाइट्रिक एसिड तो अपने को पता ही है, HNO3। ठीक है, सो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड? देखिए अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे उस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स सभी के सभी अपने हार्ड हो, पर जो नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। यानी कि ज्यादातर नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड है।
अब मुझे इन ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है, यानी कि कौन सा नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। तो ये भी आप लोगों को मैंने कराया था। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेटल लिक्विड है, तो क्या होगा आपका आंसर? कि कौन सा ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, देन आपका आंसर होगा मैम मर्करी। मर्करी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वैसे तो अपन लोग सीजियम और एच, बट सीजियम एच का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में फर्क होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर, अब हाइड्रोजन जो हमारा बनता है वो किस किस चीज में यूज होता है? देखो, हाइड्रोजन के यूजेस पता है हमने कहाँ पर करे थे? जब हम लोग पढ़ रहे थे आपके क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में। क्लोर एल्कली प्रोसेस तो आई होप सारे बच्चों को याद होगा। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस जिसमें क्लोरीन भी बनता है, एल्कली भी बनता है। आपकी एनसीईआरटी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने बोला भी था कि बेटा जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना। जो क्लोर एल्कली प्रोसेस का गिवन है ना, पूरा प्रोसेस शो हो रखा है, साइड से हाइड्रोजन दिखा रखा है, कैथोड के पास NaOH बना हुआ है, देन क्लोरीन बना हुआ है। फिर मैंने आपको कहा था कि आपसे डायरेक्टली ना ये चीज भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कि हाइड्रोजन के क्या यूजेस है, कि भाई बताओ क्लोरीन के क्या यूजेस हैं। इस प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पूछे ना पूछे, पर इसमें आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये बताओ कि जो हाइड्रोजन होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो आई थिंक सो मेरे सारे स्टूडेंट्स को याद होगा कहाँ पर देखा था हमने कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर यूज होता है। क्या चीज देखी थी हमने? बताओ। क्या हम उसको एज वो यूज कर सकते थे किस चीज में? एज अ हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हम उसको यूज कर रहे थे, है ना। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में हम उसको यूज करते हैं, मार्जरीन बनाने में यूज करते हैं, फ्यूल फॉर योर रॉकेट उसमें हाइड्रोजन यूज होता है। हाइड्रोजन इज अ वेरी क्लीन फ्यूल, पर उसके साथ सिर्फ दिक्कत ये होती है, इट इज वेरी कंबस्टिबल, कि अगर एक बार ही मैंने जला दिया ना, हल्का सा स्पार्क लग गया, पेट्रोल से भी ज्यादा कंबस्टिबल होता है। हल्का सा स्पार्क उसको कहीं से मिल गया तो हाइड्रोजन बुरी तरीके से जल जाएगा और चीजों के फटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं एंड लेट अस सी आप में से कितने बच्चों ने गेस किया होगा। फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, यस, अमोनिया बनाने में यूज होता है। अमोनिया कैसे बनता है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यूज करके ही तो आपका अमोनिया बनाया जाता है। सो यस, इट इज बीइंग यूज्ड टू मेक अमोनिया। फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, चलो देखते हैं हम। इन वेल्डिंग टॉर्चेस, अच्छा वेल्डिंग टॉर्चेस क्या होती है? किस किस को यहाँ पर पता है वेल्डिंग टॉर्चेस क्या होती है? वेल्डिंग तो होते हुए सबने देखी होगी, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कभी जिंदगी में वेल्डिंग होते हुए ना देखी हो। और अगर तुम कहोगे भी ना कि नहीं मैम हमने तो कभी वेल्डिंग होती नहीं देखी, कोई दूर भी वेल्डिंग हो रही हो ना तब भी हम लोग जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं, इतनी अच्छी लगती है अपने को वेल्डिंग होती हुई। तो आई एम सो श्योर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज सीन वेल्डिंग किस तरीके से होती है। तो ये आपकी वेल्डिंग के टॉर्चेस में भी हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज CH3OH, इसको बनाने में भी यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ईच एंड एवरीवेयर हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड। अच्छा, यहाँ पर अगर एक ऑप्शन होता इन रॉकेट एज अ फ्यूल, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होता। अच्छा, माइक लगा हुआ नहीं, मेरे को लगा माइक नहीं लगा रखा। चलिए, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट X, which is a form of carbon, is a good conductor of electricity and is an exceptional non-metal. तो बेसिकली ये कह रहा है कि यार हमने पढ़ा है कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। परंतु एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके थ्रू बिजली पास हो सकती है, और वो कार्बन का बना हुआ है। क्या नाम है उसका? डायमंड नहीं हो सकता। अगर डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता तो हम अंगूठी क्यों पहनते? डायमंड की शौक लग जाता ना हमें। कोल भी नहीं है, कोक भी नहीं है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ठीक है, ये तो इजी सा था। अगला केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। Ionic compound is a chemical compound in which ions are held together by ionic bonds. एक काम करिए, आप लोग खुद से पढ़िए पहले इस चीज को। हर बारी ऐसा होता है मैं ही रीड करती रहती हूँ, मैं ही फिर आंसर बताती हूँ और आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है।
आप लोग इसको रीड कीजिए, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ रीड करने का इसको, एंड देन फिर हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। पहले बेटा खुद का भी तो दिमाग लगाओगे, खुद का नहीं लगाओगे तो मैडम भी कितना ही समझा देगी आपको, है ना। मैं कितनी ही क्यों ना हेल्प कर दूँ, आपकी बात नहीं बन पाएगी। तो करिए इस चीज को आप, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो सकता है। देखो अभी तक जितने बारी भी हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि देखो पढ़ने का कोई पॉइंट है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आना है नहीं पैराग्राफ में से, विच इज ट्रू। बट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान सीखने को मिल जाता है हर बारी हमें, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा रिवाइज करने को मिल जाता है ना हमें। तो क्यों फिर हम अपना रिवीजन का मौका छोड़े जब फ्री फंड की रिवीजन हो पा रही है ना। करे करिए इस चीज को। 30 सेकेंड्स का समय दे रही हूँ, मैं चुप रहूंगी 30 सेकेंड्स तक, पक्का प्रॉमिस, कुछ नहीं बोलूंगी, कोशिश करूंगी मतलब। करिए। चलिए काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप कुछ तो पढ़ाई होगा, एक आधी चीज तो रीडिंग मारी ही होगी। देख लेते हैं हम। So ionic compound is a chemical compound in which ions are held together by ionic bonds. And ionic bond is the type of chemical bond जिसमें दो oppositely charged ion एक दूसरे के साथ electrostatic forces के साथ होते हैं. We know that metal atoms have loosely bound valence electrons in their valence shell, and non-metal atoms need electrons in their valence shell to attain noble gas configuration. The metal atom loses the valence electron while non-metal accepts these electrons. ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज टू अ कटायन। अब हमने क्या देखा था कि मेटल्स ही कटायन में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिए गए चारों ऑप्शंस में से मेटल कौन सा है हमारा? पोटेशियम है। फ्लोरीन गेन करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कटायन कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, द वन हु वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम ही है एक ऐसा जिसे इलेक्ट्रॉन लूज करना है। मैं रीजन भी बता देती हूँ क्यों लूज करना है। पोटेशियम की कन्फिगरेशन क्या है? 2,8,8,1। तो अगर पोटेशियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए पोटेशियम इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नियोन का तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, तो ना ये कटायन बनाएगा ना ये अनायन बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज टू एन अनायन। अब अनायन में कौन चेंज होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, द वन हु वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास आयोडीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जीनॉन है। See, xenon is a noble gas. A noble gas would never want to gain or lose electron क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, ये नहीं हो सकता। मैग्नीशियम और कैल्शियम आपके मेटल्स हैं, मेटल्स हमेशा कटायन बनाएंगे क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत अच्छा लगता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आयोडीन, बिकॉज आयोडीन इज अ नॉन मेटल और नॉन मेटल ही आपकी अनायंस को बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। आयनिक कंपाउंड्स किस चीज में सॉल्युबल होते हैं? आपके केरोसिन में, पेट्रोल में, वाटर में, किस चीज में सॉल्युबल होते हैं? गैस मारिएगा, मुझे बताइएगा आपके हिसाब से क्या जवाब हो सकता है कि आयनिक कंपाउंड्स किस चीज में सॉल्युबल है। पेट्रोल में, किस में, किसी चीज में तो होंगे ना सॉल्युबल, किसी चीज की तो सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ाई होगी आपको। जल्दी से बताइए, व्हाट डू यू थिंक, किस चीज में सॉल्युबल है? केरोसिन में, पेट्रोल में या वाटर में? आयनिक कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट रहती है, तो हमने यार आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? अपना नमक होता है ना, और हमने तो पढ़ा है कि नमक इज सॉल्युबल इन। नमक किस में सॉल्युबल होता है? पानी में घुलता है ना नमक। तो सीधा आंसर होना चाहिए आपका वाटर। सोचना ही नहीं है आगे कुछ, आगे दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर मुझे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और मुझे बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। तो देखते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशंस। चलो देखते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट के बारे में तो हमने पढ़ा है, पर क्या ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं? कर पाते हैं ये सोल्यूशन के फॉर्म में? यानी कि अगर मैंने नमक को पानी में घोल के सोल्यूशन बना दिया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे।
तो चाहे मैं मोल्टन स्टेट, देखो बेटा मोल्टन स्टेट क्या होता है, जब मैं उस सॉलिड नमक को पिघलाकर लिक्विड नमक बना दूं। मोल्टन स्टेट अलग चीज होती है, सोल्यूशन वाली स्टेट अलग चीज होती है। मोल्टन स्टेट इज जब पिघला दिया है, सोल्यूशन इज जब पानी में घोल दिया है, अलग अलग चीजें होती है। पिघला हुआ नमक भी होता है, पिघला हुआ नमक और पानी में घोला हुआ नमक अलग होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। 118 एलिमेंट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियली बने हैं, कुछ नेचुरली बने हैं, कुछ को मैं मेटल कहती हूँ, कुछ को मैं नॉन मेटल कहती हूँ। मेटल्स पॉजिटिव आयन होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, लस्टर होता है एंड दे प्ले अ वेरी अमेजिंग रोल इन आवर लाइव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटल्स विच आर ऑफ वाइटल, वाइटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नेशनल डिफेंस, एनर्जी एंड इंडस्ट्री में, उनको हम स्ट्रैटेजिक मेटल कहते हैं। तो इनमें से स्ट्रैटेजिक मेटल मतलब बेसिकली जो आपकी डिफेंस वगैरह में बहुत ज्यादा यूज आ रहा है। तो कौन से मेटल्स को मैं स्ट्रैटेजिक मेटल कह सकती हूँ, ये अपने को याद नहीं होगा इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। टाइटेनियम, जर्कोनियम, मैंगनीज, इन चार तीनों को हम स्ट्रैटेजिक मेटल्स कह सकते हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा स्टार पॉइंट बना के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉइनेज मेटल, यानी कि इसमें से किस चीज के सिक्के नहीं बनते हैं। अच्छा, पुराने राजा महाराजा के टाइम पे ये होता था ना कि अपना जो सिल्वर होता था उसके सिक्के होते थे, गोल्ड के सिक्के होते थे, पर लोहे का सिक्का कभी देखा है अपन ने? लोहे का सिक्का कभी भी नहीं बनता है ना, लोहे का सिक्का आज तक ना ही कभी नहीं देखा होगा, किसी ने सुना होगा। तो आयरन इज द करेक्ट आंसर कि ये हमारा एक कॉइनेज मेटल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स जिनको सबसे जल्दी पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मोस्ट मेलिएबल में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एनसीईआरटी का, गोल्ड एंड सिल्वर। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक करी, जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर समहाउ, हमारी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं उसका मेंशन किसी ना किसी प्रकार कर रखा है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में अब भी ये चीज है ना कि यार हमें तो ना एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी से बाहर ही चीज करनी पड़ेगी, तभी जाके बोर्ड में नंबर आएंगे, तो बेटा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। देर इज नो पॉइंट इधर उधर भागने में। जो पढ़ा रही हूँ, जैसे करा रही हूँ, बस उसके ऊपर फोकस करो। अगर मेरे पढ़ाए हुए से बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम आगे बात करेंगे, तो फिर आगे की जिम्मेदारी मेरी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया है प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।